हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25 NG के यूट्यूब क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज PK25 के वेबसाइट पर पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए गए। अब हम दूसरा इसका स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर और आर्टिकल, जिसका नया वेबसाइट क्रिएट किया गया है। इसका नाम है DManagement.India, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है, इनका प्रोसीजर कैसा होता है, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरीके से ये संस्थाएं संचालित होती हैं, इन सारे चीज़ों का जिक्र जो है हम इन्हीं आर्टिकल के माध्यम से अपनी साइट पर धीरे धीरे से अपलोड करेंगे। तो आप वहाँ बन सकते हैं और इसका लोगो लॉन्च हो रहा है ये। आई होप आपको ये लोगो अच्छा लगा होगा। इसके चलिए अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जिक्र आर्टिकल 31, आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 तक किया गया है। इसमें बताया गया है आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 31 आपको पता होगा संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हमने समाप्त कर दिया है। और आर्टिकल 32 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और अनुच्छेद है हमारे भारतीय संविधान की। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 यह कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई सारे मौलिक आर्टिकल 32 ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है और हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें बोला गया है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 5 की जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, उनको किसी तरीके से यदि कोई नुकसान हो रहा हो, किसी तरीके से कोई क्षति हो रही हो तो, या किसी तरीके का कोई उल्लंघन हो रहा हो, तो हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, इस अधिकार के तहत हम उन 5 अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी या कैसे करेंगे, इस बात को बखूबी बताता है। यहाँ तक कि हमारे आधुनिक भारत के मनु, आप जानते होंगे डॉक्टर अंबेडकर साहब, जिन्होंने संविधान को लिखा, उन्होंने तो इस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा यानी कि हृदय कहा। आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा विस्तृत है। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार जो दे रखा था, उसे हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया। और हाँ, विधिक अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है और जिसपे संविधान के मौलिक अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट अपनी याचिका जारी कर सकता है, लेकिन विधिक अधिकार पर नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं रहा। ये आर्टिकल 303 की धारा ए के तहत हमने इसे विधिक अधिकार बना दिया है। आर्टिकल 31 की धारा ए, बी और सी, ए, बी और सी, इसका मतलब यह है कि ये तीनों ही आर्टिकल बाद में जोड़े गए। चलिए देखते हैं ए, बी और सी में क्या प्रावधान दे रखे हैं। आर्टिकल 31 ए और बी, ये आर्टिकल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 द्वारा इसे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके साथ में आर्टिकल 31 में ए और बी जोड़ा गया। उस टाइम पे 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। रुस्तम कबाजी वर्सेस भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस संदर्भ में एक अध्यादेश जारी होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस अध्यादेश द्वारा जो राजा महाराजाओं को सुविधाएं दी गई थी वह बंद कर दी गई। और यही मामला हमें दूसरे केस जो कि माधवराज सिंधिया वर्सेस भारत संघ है, 1970 का मामला है, उसमें भी देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राजाओं महाराजाओं को जो विशेष अधिकार दे रखे थी, वो एक अध्यादेश द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया या असंवैधानिक घोषित कर दी गई। इंदिरा की सरकार ने इसे नीति निर्देशक तत्वों को आधार बताया, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत। आर्टिकल 31 ए और बी 9वीं अनुसूची का आधार है, जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। यहाँ एक दिलचस्प मामला यह देखने को मिलता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को न्यायपालिका में या दोबारा संसद में संशोधन नहीं किए जा सकते। बात आती है 25वां संविधान संशोधन द्वारा हमने आर्टिकल 31 में सी जोड़ा। आर्टिकल 31 सी कहता है कि यदि आर्टिकल 14 व आर्टिकल 19 का टकराव यदि आर्टिकल 39 का से हो जाए, 39 क्यों? कि ये डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल है, से होता है, तो इस स्थिति में, इस मामले में आर्टिकल 39 को मान्यता दी जाएगी। कुछ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मौलिक अधिकारों पर मान्यता दी जा सकती है। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कुल 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है।
चलिए देखते हैं ये 5 प्रकार की याचिकाएं क्या हैं। ये 5 प्रकार की याचिकाएं ये हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा अधिकार प्रत्यक्षा एवं पांचवा प्रतिषेध। इन पांचों प्रकार की याचिकाओं का उल्लेख आर्टिकल 32 की धारा 2 में किया गया है। साथ ही संसद कानून बनाकर इन पांचों प्रकार की याचिकाएं जारी करने के अधिकार सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दूसरे न्यायालय को भी दे सकता है। चलिए देखते हैं एक एक करके इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब क्या है और किस स्थिति में ये पांचों प्रकार की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं। तो चलिए हम एक एक करके सबको समझते हैं क्या है इनका मतलब। सबसे पहले हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको लैटिन भाषा इसमें इसको हैबियस कार्पस कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को शरीर सहित किसी को उपस्थित करना। यह याचिका किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर जारी की जाती है। दूसरा कौन सा है? परमादेश। यह भी याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है, लेकिन किन स्थितियों पर? इसका लैटिन शब्द है मैंडमस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। कंडीशन या स्थिति क्या होंगे, कब जारी की जाएंगी? किसी भी व्यक्ति को निर्धारित कार्य है और वह संस्था वह निर्धारित कार्यों को नहीं करती, तब सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की याचिका जारी कर सकता है। तीसरी हमारे पास बात आती है प्रतिषेध की याचिका की। प्रतिषेध जो लैटिन भाषा का शब्द है इसका प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य को रोकना या रुक जाना। स्थिति क्या होंगे? किसी संस्था का जो निर्धारित कार्य नहीं है फिर भी वह यह काम को करता है, तब यह इस प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं। थर्ड प्रकार की याचिका है हमारे सामने उत्प्रेषण, जो लैटिन भाषा का शब्द है, का शाब्दिक अर्थ होता है रुक जाओ। स्थिति क्या होंगे इसका? जिसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो और सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अपने पास बुला लेता है। यह याचिका ज़्यादातर प्री कोर्ट को दी जाती है। रुक जाओ, ये काम आपके अंडर नहीं आता, ये काम हमारा है, हम इसे हैंडल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रकार की याचिका पर बात करते हैं, जो कि अधिकार प्रतिष्ठा है। लैटिन शब्द इसका है वारेंटो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। स्थिति एवं कंडीशन क्या होंगे? सभी सार्वजनिक पद के लिए कोई ना कोई योग्यता होते हैं। यदि आप उस योग्यता का उल्लंघन करते हुए यदि आप किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं और इसकी वजह से लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तब सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। बात करते हैं याचिकाएं जारी करने के मामले में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? तो दोनों को कंपेरिजन करें या दोनों की तुलना करें तो पाएंगे हम हाई कोर्ट 6 प्रकार की कुल याचिकाएं जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। जो हाई कोर्ट 6 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है उसमें से छठा कौन सा है? तो छठा है इंजंक्शन। इसके तहत आर्टिकल 226 के अंतर्गत यह याचिका जारी की जाती है, जिसके तहत नागरिक को हाथ यदि किसी काम का तुरंत उसको छुटकारा पाना हो या निर्णय लेना हो, तब इस प्रकार की याचिकाएं हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं। इसका दूसरा कारण यह भी है कि यदि हमारे विधिक अधिकार का भी यदि हनन होता हो तो हाई कोर्ट ये याचिका जारी कर सकता है। लीगल रीजन, मौलिक अधिकार का हनन होगा तो वह करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वह याचिका जारी कर सकता है। और बात करते हैं आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 की। एक एक करके इन तीनों को देखते हैं कि इन तीनों में क्या प्रावधान दे के रखे हैं। आर्टिकल 33 हमारे सैन्य बल यानी कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग, साथ इंटेलिजेंट वाले लोग, इन सारे लोगों पर संसद कानून बनाकर इनके मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। यानी कि हम एक तरीके से कहें कि जितना मौलिक अधिकारों से आम जनता यानी कि हम लोग लाभान्वित होते हैं उतना इन पर लागू नहीं होता। जो लोग आर्टिकल 33 के तहत आर्टिकल 33 के पार्ट हैं या उसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 34 की। आर्टिकल 34 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ यानी कि सेना का कानून हमारे देश में अभी तक यह स्थापित नहीं हुआ है। यदि स्थापित हो जाए तो ऐसी स्थिति में यदि लोगों के मौलिक अधिकार में यदि किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है, संसद कानून बनाकर क्षति की पूर्ति कर सकता है। आर्टिकल 34 ये उल्लेख करता है या उल्लेखित करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 35 की। वे सारे मौलिक अधिकार जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, जैसे आर्टिकल 16 की धारा 3,
आर्टिकल 32 धारा 3, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 इस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य विधानमंडल को नहीं। इसके अगले अध्याय में हम बात करेंगे DPSP यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक में क्या प्रावधान दे रखे हैं और वो कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।